बच्चों हमारा पोएट्री पोर्शन कंटिन्यू है और पोएट्री पोर्शन के भी हम बहुत पोएट्स कवर कर चुके हैं और आज हमारा जो पोएट्री चल रहा था वह था ऑड टू ए नाइटिंगेल विच वॉज रिटन बाय जॉन कीट्स सर। हम इसके आपको 2 पार्ट कवर करवा चुके हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में आपने हमारे साथ कवर किया था अबाउट द पोएट, about the summary of the poem and literary devices, और उसमें हमने आपको जॉन कीट्स सर के बारे में बताया था कि जॉन कीट्स सर जो हैं वो बहुत ही छोटी उम्र में ही बहुत ही बड़ा कारनामा कर गए हैं। हम सब के लिए बहुत ही अच्छी पोएम्स का कलेक्शन देके गए हैं और हम कह सकते हैं कि उस समय उस बच्चे की इमेजिनेशंस देखिए कि कैसे उन्होंने चरम सुख के लिए, अपनी मन की शांति के लिए कह सकते हैं, या हम लोगों को कलेक्शन देने के लिए इतना आर्टिकल्स लिखे हैं, इतने मैगजीन्स में अलग अलग पोएम्स इनकी पब्लिश हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस से इनकी डेथ से पहले इनका ये जो वर्क है, इनके वर्क ने इनको यंग रोमांटिक जनरेशन्स में खड़ा कर दिया था। और यंग रोमांटिक जनरेशन की हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे इनकी जो इमेज थी अदर पोएट्स के बहुत ही अच्छी थी और ये एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको। इनकी फीलिंग्स को हमने पढ़ा हमारी ऑड टू ए नाइटिंगेल के सेकेंड पार्ट में, जो 5 स्टेंजास का एक पोएम था, और वहाँ पे हमने देखा ऑड टू नाइटिंगेल पोएम की कैसे उन्होंने स्टेंजा वाइज अपनी अंदर की फीलिंग्स को बताया। एक बार की बात है करके ये खुद अपनी बात वहाँ पे बताते हैं, अपने खुद की लाइफ का इंसिडेंट बताते हैं, कैसे वो ऑड टू नाइटिंगेल के गाने को सुनने के लिए इतना एकदम घने जंगल के आसपास खड़े हैं और इतना मधुर उसमें डूब जाते हैं। उनको ये लगता है कहीं हैमलेट का तो मेरे अंदर नशा नहीं छा गया है। तो ये जो एक्सटेसी तक, चरम सुख तक इन्होंने अनुभूति ले ली। लास्ट स्टेंजा तक पहुँचते पहुँचते हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं और जो है नाइटिंगेल जो है वो इनकी पहुंच से ज़्यादा दूर होती जा रही है। इट मीन्स वह उड़ चुकी है, और उड़ चुकी है तो इनके पास में जो उसका संगीत है वह इनके कानों तक इतना नहीं पहुंच पाता है। तो इनको लगता है कि अरे मैं वापस ज़िंदगी के कौन से क्षणों में पहुंच रहा हूँ। तो होप आपको रिकॉल हो गई होगी पोएम बच्चों। होप आपको एक एक इनके वर्ड मीनिंग समेत हमने जो स्टेंजास किए थे वो रिकॉल हो गए होंगे। सो आज हम कवर कर रहे हैं हमारा पार्ट 3, और पार्ट 3 है हमारा क्वेश्चन आंसर्स का। सबसे पहले हम आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ रीड आउट करेंगे, देन आफ्टर आप अपने अपने कॉपीज में इनको लिखेंगे और लर्निंग प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे। सो रेडी विद मी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी एंड लव डज द पोएम हाईलाइट्स। पोएम में 2 चीजें मेनली हाईलाइट की गई है, वन थिंग इज ब्यूटी एंड सेकंड वन इज लव। सो हाउ इट इज पॉइंट आउट और हाउ इट इज हाईलाइटेड, वी विल मेंशन दिस वन हियर। ओके, romantic poets share a reverence for nature's beauty and found solace in her embrace। हम क्या देखते हैं कि ये जो रोमांटिक पोएट है, कीट्स जो है रोमांटिक पोएट के अग्रणी पोएट्स में माने जाते हैं। तो रोमांटिक पोएट्स जो है नेचर की ब्यूटी के ऊपर, उसके सौलभ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके बताते हैं। In this poem, Keats realizes that death is the ultimate truth। और इस पोएम में तो पोएट ने खुद ने ही बता दिया है कि हम सबका अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, कि एक समय ऐसा आएगा कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो और हमने किड्स के खुद की लाइफ का भी आपको बताया था बच्चों कि कितना छोटा इनका टाइम पीरियड रहा, बट कितने छोटे से टाइम पीरियड में इन्होंने इतना अच्छा अचीवमेंट हम सबके सामने रखा है। ही वॉन्ट्स टू फाइट दिस इनएविटेबिलिटी। वो ये चाहते थे कि मैं इतना सा भले मेरा स्पेन हो, बट मैं एक अच्छी लड़ाई, इट मीन एक अच्छा कार्य करके जाऊं। सो ही सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर विच ही फाइंड्स इन द सॉन्ग ऑफ द
नाइटिंगेल। और इसीलिए उन्होंने क्या सोचा, आई विल प्रेज ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर को प्रेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और ये तो खुद एक नेचर पोएट थे, तो नेचर को प्रेज करना और नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुनना ही इनका एक ऐसा ध्येय हो गया था, गोल हो गया था, जिसमें ये अपने आप को बहुत सेटिस्फाई फील करते थे। However, we all must die. हम सबको पता है बच्चों कि जिसने जीवन लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। The most travels a journey from mortality to immortality. सबसे बड़ी बात है नश्वरता और अनश्वरता की जो जिंदगी है उसमें जाना। इट मीन्स आप छोटी सी लाइफ पीरियड लेके आए हैं, फॉर एग्जाम्पल किड्स, तो हम देखते हैं कि आप आए हैं जिंदगी में तो बहुत अच्छा करके जाइए। यह हमें किड्स से ज़्यादा लेसन और कोई नहीं दे सकते हैं। किड्स रिलिशेस द सॉन्ग ऑफ द इमॉर्टल बर्ड, और यहाँ पे ये जो इमॉर्टल बर्ड है इसी के ऊपर किड्स ने इसको हाईलाइट करके लिखा है, एंड वो एक एक्सटेटिक फील करते हैं। जी हाँ, इनका एक अलग ही एक्सटेटिक जो फीलिंग्स है वो हम सबको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है। आपको याद होगा हमारा सेकंड स्ट्रेंजर, उसमें हमने यही सब चीज़ें कवरअप किया था। The realization dawned upon the poet that the beauty is not what we see, but it lies within, and the beauty that he dwells on is of the nature, and it helps him to delay the ultimate truth. फॉर एग्जाम्पल डेथ। बच्चों देखिए यहाँ पे एक एक लाइन को हमने समझाया था आपको सेकंड स्ट्रेंजा में, वहाँ पे हमने एक एक चीज़ को आपको एब्रिविएट करके बताया था कि किस तरीके से ब्यूटी को प्रेज कर रहे हैं किड्स, कैसे नाइटिंगेल के सॉन्ग को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे यही चीज़ वो कहना चाहते हैं कि यही तो रियलाइजेशन है लाइफ का कि पोएट हैं वो ब्यूटी को प्रेज ही नहीं कर रहे, वो क्यों क्या कह रहे हैं, बट इट लाइज विद इन द ब्यूटी। वो तो ब्यूटी तो क्या है, इटसेल्फ। हम अगर अच्छा महसूस करते हैं अपने दिल में तो आप खुद देखिए कि हमें सराउंडिंग सारा अच्छा लगता है। एंड इफ वी आर नॉट फीलिंग वेल बाय इनर हर्ट, वी फील एवरीथिंग नॉट हैप्पी और एवरीथिंग नॉट सुटेबल टू अस। तो सबसे बड़ी बात होती है कि सबसे अच्छी सुंदरता तो वही है जो हमारे स्वयं के अंदर होनी चाहिए, और यही सुंदरता हमें नेचर के करीब ले जाती है। और एक ये भी सच्चाई है कि हम डेथ के करीब चले जाते हैं। इट्स ओके, डेथ आनी है, लेकिन डेथ को अरे डेथ आएगी अब हमें कुछ नहीं करना, ऐसा तो कुछ बोल के नहीं है ना। बोल के ये है कि इट्स ओके, जब हम रोज खाना खाते हैं, दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, बाकी सारी क्रियाएं हम करते हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, हम गेम्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उस टाइम हम डेथ का इंतजार नहीं करते, और हमें इंतजार करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन आ गया है तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के लिए अच्छा करके जाएं ताकि जिंदगी में लोग हमें आफ्टर डेथ याद रखें। सेम फॉर किड्स। अब देखिए कि किड्स को एट प्रेजेंट तक माना जाता है, 1700s में इनका बर्थ हुआ था, और अब तक हम इनको रियलाइज करते हैं, अब तक इनकी पोएट्री में हम अपने आप को समा लेते हैं। However, he must die, और हम देखते हैं कि वो चले भी जाते हैं। It is to be realized that the truth, beauty and happiness lies in the spiritual awakening and not in this materialistic world। हम देखते हैं बच्चों कि लाइफ जो है सिर्फ मटेरियलिस्टिक भौतिकवादिता में ही लाइफ नहीं है, लाइफ के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी भी लेनी होगी, आध्यात्मिकता की तरफ भी हमें झुकाव देना होगा, आध्यात्मिकता को भी हमें ज़रूर देखना होगा। आप खुद देखिए, आप स्कूल जाते हैं, इट्स ओके नॉट दिस टाइम बट एवरी टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर स्कूलिंग और फ्रॉम द लाइफ। आप देखिए अपने घरों में आपकी मदर हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, कजन्स हैं, या आपकी दादी नानी हैं, वो मॉर्निंग प्रेयर्स ज़रूर करती हैं, नहा धोना, नहा धो के अगरबत्ती करना, धूप बाती करना। तो यही आप स्कूल में आते हैं तो आपका एक हाफ एन आवर 35 मिनट्स का एक मॉर्निंग सेशन आपका प्रेयर का भी होता है स्कूल में, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि पूरे दिन की लाइफ तो आपको जीनी है, बट हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ावा देना है, और यही स्पिरिचुअलिटी भी
हमारी सबकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और आप आजकल खुद देखते हैं कि योगा के संग संग हमें ये कहा जाता है कि यू विल डू मेडिटेशन आल्सो। मेडिटेशन भी करने का बोलते हैं। तो मेडिटेशन क्या है? अपने आप को भगवान के ध्यान में लगा देना। तो यही चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। हम ये मटेरियलिस्टिक लाइफ की वर्ल्ड में बात कर चुके हैं। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। प्लेजर्स, ब्यूटी एंड लव आर मोमेंटरी। हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड में कुछ भी एटर्नल, स्थिर नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। प्लेजर्स हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं? सैडनेस भी है। ब्यूटी है तो कहीं ना कहीं अगलीनेस भी है। और लव है तो कहीं ना कहीं हेट भी है। तो हम क्या देखते हैं कि ये सब चीज़ें क्षणिक हैं। तो इन क्षणिकताओं को लेते हुए भी हमें घबराना नहीं है। हमें हर हालत में पोएट के अनुसार इस तरह से डील करना है कि हम अपनी लाइफ का जो क्षण जी रहे हैं वो अच्छा, बेटर क्षण जी सकें। Here is next question our, how is the poet tossed back from ecstasy into despair? जो पोएट हैं वो बैक जाते हैं, एक्सटेसी से डिस्पेयर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे इन लाइन से क्या अभिप्राय है, क्या कहना चाहते हैं किड्स हमें? लेट्स रीड। While Keats praises the bird song, the nightingale flies away from him. हमने आपको बताया था कि जब किड्स जो हैं वो फॉरेस्ट में होते हैं और नाइटिंगेल के सॉन्ग को प्रेज कर रहे होते हैं, only on that time nightingale flies away from there. उस जगह से दूर, बहुत दूर चली जाती हैं उड़कर। The poet sighs forlorn, और इससे जो पोएट है वो एकांत महसूस करने लगते हैं। उन्हें एक तरह से कहीं ना कहीं दुख का महसूस होना शुरू हो जाता है। As the sound is distanced, the spell breaks and Keats awakens to reality. हम देखते हैं कि जैसे जैसे किड्स जहाँ पे खड़े हैं उस जगह से नाइटिंगेल दूर जा रही है, और दूर जाने के बाद में उनकी जो वॉइस है वो ब्रेक होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो नाइटिंगेल हैं वो भी रियलिटी की तरफ अवेकन हो रहे हैं। उनको अब लग रहा है अच्छा, मैं तो अभी भौतिक जिंदगी में खड़ा हूँ। He realizes that while dreaming he had traveled far from reality. और कहीं न कहीं पोएट इस चीज को रियलाइज कर जाते हैं कि he traveled very nice, very far away from the real life. क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि क्या ये सपना था, क्या मैं अब इस सपने से हकीकत में आ गया हूँ। तो ये जो उनका लाइफ स्पेन था, ये उनको नाइटिंगेल के संग वाली जो जिंदगी है बहुत ही अच्छी महसूस हो रही थी। He is thrown back to the physical world again and the grieves that his imagination is not to become रियलिटी। हम क्या देखते हैं, जब नाइटिंगेल है वो बहुत दूर उड़कर चली जाती है, ओनली ऑन दैट कंडीशन जो हमारे पोएट हैं वो क्या कहते हैं कि मैं तो अपनी भौतिकवादी दुनिया में वापस आ गया हूँ और मुझे यहाँ पे वही इमेजिनेशंस, वही सब चीज़ें इस वर्ल्ड की जो है वो मुझे शो हो रही है, रियलिटीज शो हो रही है मुझे लाइफ की। Keats laments at the loss and wonders whether he was dreaming or he envisioned it all. और अब जो Keats हैं उनके लिए जो पोजीशन हो रही है वो हप की हो रही है, बिकॉज समटाइम्स ही feels that he lost and wonders कि ये रियलिटी है या ये कहीं ना कहीं वो अभी तक ड्रीम में ही है। तो रियलिटी और जो ट्रुथ है उसमें ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे थे। कहीं उनको लग रहा था कि मैंने सपने में नाइटिंगेल के संग की जिंदगी को जिया है, कहीं सपने में उस चीज़ को महसूस किया है, और कई बार उनको लगता है नहीं ये सपना नहीं था, यही सत्य था, मैं नाइटिंगेल के संग था और बहुत अच्छा वो मेरा टाइम है वो मैंने नाइटिंगेल के संग में गुजारा है।
He bemoans for his bereft of his art and the beauty. और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो पोएट हैं वह खुद ही यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आर्ट और ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखिए कि ब्यूटी ऑफ नेचर की अगर बात करने शुरू की जाए तो कहीं इसका अंत नहीं है। कहीं पे भी हमें यह नहीं लगता कि अब हम ब्यूटी से दूर चले जाएं। जैसे ही बारिश आती है आप देखिए, भले छोटे बच्चे हों भले बड़े लोग हों, सब नहाना शुरू कर देते हैं। तो क्या वह बारिश का नहाना ब्यूटी नहीं हुई? क्या वह नेचर ने हमें गिफ्ट नहीं दिया है बच्चों? इसी तरह से हमने चिड़ियों की बात की थी कि जो नाइटिंगेल है, जो दूसरी स्पैरोज हैं, वो इधर से उधर चहकती हैं, इधर से उधर घूमती हैं। उनकी वॉइसेस जो हैं वही हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। वन मोर क्वेश्चन हियर, What does the poet want to drink and why? एक स्टेंजा में पोएट एक चीज का डिस्कशन करते हैं बच्चों, और वो कहते हैं कि मैं तो एक अमृत पीना चाहता हूँ, एक ऐसा ड्रिंक लेना चाहता हूँ जो मुझे इमॉर्टलिटी से हटा दे, इमॉर्टलिटी में ले जाए। लेकिन वो ऐसा क्यों कहते हैं? नश्वरवादिता से दूर क्यों? इसी का हमें आंसर यहाँ पे रीड आउट करना है बच्चों। रीड आउट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम कहीं न कहीं हमारे स्टेंजा को कवरअप कर रहे हैं, और स्टेंजा को कवरअप करते वक्त शॉर्ट लाइंस में अपने आंसर को पुटअप कर रहे हैं ताकि ग्रामेटिकली कहीं हम गलत ना हो। कहीं पे भी हमारी जो लाइनिंग्स हैं वो हमें कहीं न कहीं रियलाइज करे, रीमेमोराइज हो जाती है बच्चों बार बार। अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्टडीज करते वक्त एक बार चैप्टर लेके छोड़ना नहीं है। यू विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन एज रिविजन। ओके। The poet wants to drink wine that can help him leave the world. पोएट एक ऐसा तरह का वाइन लेना चाहता था जिससे कि वह इस संसार से, इस भौतिक संसार से, फिजिकल जो हमारा वर्ल्ड है, इससे बहुत दूर चले जाएं। He wants fade away into the dark फॉरेस्ट विद द नाइटिंगेल। और जाना कहाँ चाहते हैं बच्चों? वो याद करिए हमारा सेकंड पार्ट, वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से बहुत दूर घने जंगलों में चला जाऊं और सिर्फ अपनी जो जिंदगी है वह नाइटिंगेल के साथ में ही स्पेंड करूं। He also wants to drink it to forget all the worries, problems and sadness in his life for a while and have a happy state of mind for some time. हम क्या देखते हैं बच्चों, जो पोएट है वो कहीं न कहीं हम सब लोगों को एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं। पोएट यहाँ पे चाहते हैं कि वो एक ऐसी दुनिया में चले जाएं जहाँ पे वो भूल जाएं अपनी सारी वरीज, सारी चिंताएं, सारी प्रॉब्लम्स, सारी समस्याओं को भूल जाएं, और जितने भी उनकी लाइफ के दुख हैं उन सब से वे बहुत दूर चले जाएं, और उनके पास में सिर्फ और सिर्फ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। उनका जो माइंड है वह खुश होना चाहिए। और हम क्या देखते हैं कि कुछ ही क्षणों का ये जो सुखद समय है यह पोएट को बहुत ज़्यादा अच्छा इंस्पायर लाइफ के लिए कर देता है। ही वॉन्ट्स टू लीव द वर्ल्ड along with the nightingale as it also leaves away from the world. हम क्या देखते हैं कि पोएट सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह जहाँ जाना चाहते हैं जहाँ पर कि नाइटिंगेल उनके साथ में हो, जहाँ पर कि वो ऐसे एक्सटेसी में चले जाएं, लीव्स अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, इस संसार से, भौतिकवादी संसार से बहुत दूर चले जाएं। बच्चों यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन कवर हो रहा है। हमने इसका जो पोएम का हेडिंग है वो हमारे पोएम का हेडिंग है ऑड टू नाइटिंगेल। तो बच्चों ऑड्स क्या होती हैं? हमने ऑड तो बोल दिया है, बट अगर हम लिटरेचर पोर्शन कवर कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ की नॉलेज बहुत ज़रूरी भी है। और अगर आपको याद हो तो हम यह चीज़ कवर अप भी कर सकते हैं हमारे लिटरेरी पोर्शंस में। आपके पास में इसका वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप ऑड्स को वहाँ पे भी रीड आउट करेंगे। प्लस मैं यहाँ इस पोएम से रेफरेंस देते हुए आपको बताती हूँ व्हाट इज एन ऑड
In what way is odd to a night angle and odd? ऑड क्या होता है और किस मायने में ऑड टू ए नाइट एंगल एक ऑड है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा लिटरेरी पोर्शन है इसको कवर कर रहे हैं। देखिए इसको साथ में ही इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह भी कवर अप हो रहा है। An ode is a long lyric poem in the form of an address, generally dignified and elaborate in stanza structure. सबसे पहले हम डेफिनेशन दे रहे हैं ऑड की कि ऑड क्या है, एक लंबी लिरिकल पोयम है और इस पोयम में एक तरह से किसी न किसी को एड्रेस करके कहा जाता है और कहीं न कहीं स्टेंजा स्ट्रक्चर के फॉर्म में। आप देखिए हमने ये जो पोयम कवर की थी यह भी हमारे स्टेंजा फॉर्म में ही थी। तो ऑड जो है स्टेंजा स्ट्रक्चर्स में होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि किसी न किसी को एड्रेस करके लिरिकल पोयम के रूप में इसको लिया जाता है। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। द सब्जेक्ट मैटर इज ऑल्सो सीरियस। सबसे बड़ी बात है कि जो सब्जेक्ट लिया जाएगा वह भी कोई हंसी मजाक का टॉपिक नहीं होगा। ऑड में सब्जेक्ट लेते वक्त जो उसका सब्जेक्ट है वो सीरियस होना चाहिए। एज इन दिस पोएम हम रीड आउट कर ही रहे हैं। द प्रेजेंट पोएम इज एन ऑड, और हम कह सकते हैं कि दिस वन poem which we are reading at present is an ode. It is an address to a night angle which is an object of nature. Yes, this poem is फ्रॉम द नाइट एंगल्स बेस्ड। और हम क्या देखते हैं, नाइट एंगल को ही एड्रेस करके, नाइट एंगल को ही एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर मान के हमें इस पोएम को बताया गया है। द पोएट कंट्रास्ट ह्यूमन predicament with the joy and carefree nature of the night angle and its enchanting song. हम देखते हैं बच्चों कि ये जो ऑड है, इस ऑड में सबसे बड़ी बात है जो पोएट है वो कंट्रास्ट कर रहे हैं ह्यूमन प्रेडिकामेंट का। और ह्यूमन प्रेडिकामेंट की जो खुशियाँ, इंसान की जो खुशियाँ होती हैं, जो जॉय होता है, एक वो नेचर के पास जाके केयर फ्री हो जाता है। आप देखिए कि हम लोग छुट्टियों के टाइम में क्यों कहते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को घुमा के लेके आए ताकि वो प्रकृति के करीब आ जाएं। और आप देखिए कई पेरेंट्स तो डेली रूटीन में मॉर्निंग आवर्स में अपने बच्चों को घर पे योगा नहीं करवाते, वो आप ग्राउंड में ले जाके करवाते हैं। तो वहाँ की जो सुखद हवा है, सुखद वातावरण है और साथ में ही चिड़ियों का कलरव है, वह बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे भी पोएट यही कंट्रास्ट करना चाहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो कहीं ना कहीं नेचर के और करीब आ जाएं और नाइट एंगल की तरह ही एन्चेंटिंग सॉन्ग्स करते रहें। The poet who tries to attain the same state of existence as that of the bird. और हम क्या देखते हैं कि ये जो पोएट हैं वो खुद भी तो बर्ड के जैसे ही हो जाना चाहते हैं, खुद भी तो यही चाहते हैं कि मैं बर्ड की तरह ही एकदम स्वच्छंद रूप से दिमाग से निश्चित होके काम करूं। बट हम क्या देखते हैं, his imagination fails him and he is back to reality. उनकी जो इमेजिनेशन होती है, हाँ, किड्स की इमेजिनेशन जो है वो फेल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो नाइट एंगल है वो बहुत दूर उड़कर दूसरी जगह के लिए चली जाती हैं और तब कहीं ना कहीं किड्स को रियलाइज़ होता है कि मैं ड्रीम में था या मैं रियलिटी में था। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि उनकी इमेजिनेशन फेल हो गई थी और इसी वजह से वो रियलिटी की तरफ झुक गए थे। बच्चों कहीं ना कहीं ऑड का मीनिंग आया ही आया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो किड्स है वो हमें यही सीख दे रहे हैं कि नेचर के हमें बहुत करीब रहना चाहिए। बच्चों कई चीज़ें आपको कवर अप करनी होती हैं, उन्हीं चीज़ों में स्टेंजा जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं और उनके बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से हमने यहाँ पे कवर अप किए हैं उसको भी हम ज़रूर यहाँ पे लेंगे। देखिए इसके अंदर बच्चों हम पहले तो स्टेंजा को रीड आउट करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली
and follow the question set thereon keeping the answer in mind में आंसर रखिए इसका। सबसे पहले हम स्ट्रेंजा रीड आउट कर रहे हैं। thou wast not born for death, immortal bird। हमने देखा किड्स ने जो है वो कहीं न कहीं कोलोक्वियल लैंग्वेज को यूज किया है। वो कोलोक्वियल लैंग्वेज यूज करते वक्त ये दाऊ, दाई, दी, इन सब वर्ड्स को आपने मेरे संग स्ट्रेंजा सेकंड में कवर अप किया था। तो यहीं पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफ है डेथ तक तो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सबकी लाइफ निश्चित है, डेथ भी निश्चित है, इमॉर्टल बर्ड की भी है। नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन। और कहीं ना कहीं ये जो जनरेशन एक के बाद एक जनरेशन आती जा रही हैं, ये भी हमें कहीं ना कहीं दूर ले जा रही हैं। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड। और ये जो वॉइस उनके पास में आ रही थी, ये वॉइस ऐसी आ रही थी कि जो नाइट है वो जा रही है और उनको कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है। इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन। और उनको ऐसे लग रहा है कि पुराने जमाने में जैसे कि एम्परर होते थे या क्लाउन्स होते थे, उनकी वॉइसेस तो यहाँ पे उन्हें नहीं सुनाई दे रही है। या क्या हो रहा है उनकी लाइफ में? Perhaps the self same song that found a path। परंतु उनको अंदरूनी एक ऐसा सॉन्ग सुनाई दे रहा है जो उनके लिए एक पाथ क्रिएट कर रहा है। Through the sad heart of Ruth when sick for home। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उनको कहीं ना कहीं उनका जो हर्ट है वो बहुत ही दुखी हो रहा है और बीमार हो रहा है। सिक फॉर होम, सिक फॉर होम की पोजीशन में वह आ रहा है। शी स्टूड इन टीयर्स amid द अलाइन कॉर्न। और ऐसे लग रहा है कि उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। द सेम दैट ऑफ टाइम्स हैथ। जैसा कि समय समय पर होता रहता है। चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स ओपनिंग ऑन द फोम। और हम क्या देखते हैं कि एक अलग ही तरह का मैजिक केसमेंट वहाँ पे ओपन हो रहा है। ऑफ पर्लियर सीज इन फेयरी लैंड्स फॉरलॉर्न। और ये सब जो सेंटेंस हमें दे रहे हैं, ये जो स्ट्रेंजाज हम यहाँ कवर कर रहे हैं बच्चों, यह हम ऑलरेडी सेकंड पार्ट में आपको बता चुके हैं। सेकंड पार्ट में हमने 1 बाय 1 इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सॉल्व आउट किया था। होप आप उसको रिकॉल कर रहे हैं और इस स्ट्रेंजा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। हियर वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेंजा। व्हाई डज द पोएट कंसीडर द नाइटिंगेल टू बी एन इमॉर्टल बर्ड। यहाँ पे हम पोएट की जो बात है, जो पोएट बार बार कहते हैं कि मैंने इस स्ट्रेंजा में जो बर्ड है उसको इमॉर्टल बर्ड के रूप में लिया है, तो ये ऐसा क्यों कंसीडर कर रहे हैं, इसी का हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। The poet considers the nightingale immortal because its song has been heard since ancient time। यहाँ पे immortal इसलिए कहा है किड्स ने क्योंकि जो नाइटिंगेल है उनका जो साउंड है वो आज का नहीं है। उनके जो सॉन्ग्स की जो साउंड है वो आज का नहीं है, वो तो एंशिएंट टाइम से सुनाई देता रहता है। ऑलवेज एंड ऑलवेज आवर एंसेस्टर्स आल्सो फेल्ट द सेम थिंग। और अभी हम क्या देखते हैं कि ये जो एंशिएंट टाइम से बुलबुल की आवाज़ें हैं ये हम सबको उतना ही इम्प्रेस कर रही हैं। एट प्रेजेंट आल्सो वी आर आल्सो इम्प्रेसिंग फ्रॉम द वॉइस ऑफ द नाइटिंगेल। तो यही चीज़ यहाँ पे बतानी है हमें। सेकेंड क्वेश्चन देखें यहाँ पे। द पोएट सजेस्ट दैट द कॉल ऑफ द नाइटिंगेल वॉज हर्ड बाय एम्परर एंड क्लाउन। What does this show? यहाँ पे पोएट हमें सजेस्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं एम्परर और क्लाउन की जो वॉइसेस है वो भी नाइटिंगेल हमें कहीं ना कहीं रियलाइज करवा रही हैं। तो ये यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? See this and read this with me. They show that the nightingale was present during the times of the long ago empires। यह चीज़ें हमें यह बताती हैं कि जो नाइटिंगेल है वो एम्पायर्स टाइम से ही चली आ रही है। इट मीन्स
उनका सर्वाइवल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही नाइटिंगेल है, वही एंशिएंट टाइम से अभी तक हमारे संग में है, बट हम क्या देखते हैं, जनरेशन्स टू जनरेशन्स हमारे पास में उनकी जो वॉइस है वो अभी तक बरकरार है। और ये तभी है जबकि प्लांटेशन है, यह तभी है जबकि हमारे फॉरेस्ट है, यह तभी है जबकि चारों तरफ ग्रीनरी है, और ग्रीनरी की वजह से सर्वाइवल हो रहा है हमारे बर्ड्स का। ओके, तो एक थीम है आप सबके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें जिससे कि ग्रीनरी होगी, और ग्रीनरी होगी तो ना सिर्फ वो बादलों को अट्रैक्ट करती है, प्लस अट्रैक्ट करती है खूब सारे बर्ड्स को भी। हु इज रथ, यहाँ पे रथ एक सेंटेंस में वर्ड आया है, तो ये रथ क्या है इसी को हमें यहाँ पे बताना है। इन द बिब्लिकल स्टोरी रथ इज अ लेडी फ्रॉम मॉब। बिब्लिकल स्टोरी के अनुसार जो रथ है वो एक लेडी है मॉब से। शी मैरिज एन इजराइलाइट, वो एक इजराइल के पर्सन से मैरिज करती हैं। बोथ हर हस्बैंड एंड फादर इन लॉ, हम क्या देखते हैं कि एक टाइम बिंग होता है, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है, और उनके जो फादर इन लॉ, इट मीन्स उनके जो ससुर होते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। लेटर शी मैरिज बॉज, और उसके बाद में वो बॉज से शादी कर लेती हैं। तो ये एक रेफरेंस किड्स ने यहाँ पे दिया है। हम आपको बताते हैं बच्चों, किड्स इंडियन पोएट नहीं है, ये फॉरेन पोएट है, और वहाँ की जो कल्चर है हमारे यहाँ की कल्चर से टोटली डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, in which strange and imaginary places was the song of the nightingale heard? कौन कौन सी स्ट्रेंज और इमेजिनरी जगह है, काल्पनिक जगह है, जहाँ पर कि हमें नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है वह सुनाई दे रहा है, हम उसे महसूस कर पा रहे हैं। देखिए आंसर में हमें उसी क्वेश्चन को ही कवर अप करते हुए लिखना है। द सॉन्ग ऑफ द बर्ड चार्म्ड द मैजिक विंडोज टू ओपन ओवर डेंजरस सीज इन द डिसोलेट लैंड्स वेयर फेयरीज लिव। हम देखते हैं कि ये जो पोयम का स्टेंजा है, इस स्टेंजा में हमें कहीं न कहीं बर्ड के चार्म्स के बारे में बताया जा रहा है, और ये जो सॉन्ग ऑफ द बर्ड है ये एक तरह से मैजिक विंडोज को ओपन कर देते हैं। और हम क्या देखते हैं कि जो सीज है वो डेंजरस है, समुद्र जो है वो कई बार इतना भयानक रूप ले लेते हैं कि वो जो हमारा रिहायशी इलाका है वहाँ तक आ जाते हैं। बट हम क्या देखते हैं कि लैंड्स और सारी चीज़ें जहाँ पर भी फेरीज इत्यादि लिव्ड होती हैं वो सब कहीं ना कहीं रिमूव हो जाती है। बट हम एक चीज़ और देखते हैं कि कहीं ना कहीं मॉर्टेलिटी फिर भी है, नश्वरता फिर भी है। बच्चों एक स्टेंजा हमने कवर किया, हम यहाँ चाहते हैं आपकी एक और प्रैक्टिस करवाना। सो लेट्स टेक वन मोर स्टेंजा हियर। फॉरलॉर्न, द वेरी वर्ड इज लाइक ए बेल। फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न तो एक ऐसा शब्द है जो हमें घंटी की तरह सुनाई देता है। टू टोल मी बैक फ्रॉम टी टू माई सोल सेल्फ, और मुझे ऐसा ले जा रहा है, पोएट यहाँ पे जो किड्स हैं वो खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत पीछे मेरी सोल की तरफ, मेरी आत्मा की तरफ मैं कहीं ना कहीं जा रहा हूँ। एड्यू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये मुझे इतना ज़्यादा चीट इतनी आसानी से नहीं कर सकती हैं। As she is famed to do deceiving else, और कहते भी हैं कि ये जो नेचर की पोएट्री है, ये जो नाइटिंगेल की सॉन्ग्स हैं, ये मुझे कहीं ना कहीं धोखा नहीं दे सकती हैं। Adieu, adieu, thy plaintive anthem fades, और ये जो अलग अलग वॉइसेस आ रही हैं कहीं ना कहीं मुझे दूर जाती क्यों प्रतीत हो रही हैं। पास द नियर मिडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम, और मुझे ऐसे लग रहा है मिडोज जो मैदानी इलाका है वहाँ तक जा रही हैं, और कई बार तो ओवर द स्टिल स्ट्रीम,
और दूर झरने की तरफ सुनाई दे रही हैं, अप द हिल साइड, पहाड़ियों की तरफ भी सुनाई दे रही है। एंड नाउ इट्स बरीड डीप, परंतु अब यूं लग रहा है कि कहीं न कहीं वह दब सी गई हैं, दूर हो गई हैं मुझसे। इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, और ऐसे लग रहा है कि यहाँ से दूर जो नेक्स्ट वैली है, घाटियां हैं, वहां पे जा चुकी है। वॉज इट अ विजन और वेकिंग ड्रीम? यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अरे क्या मैं जागता हुआ सपना देख रहा हूँ या रियल में ये मैं हकीकत देख रहा हूँ। Vlad is that music, do I wake or sleep? और कहते हैं कि मुझे तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं कहीं ना कहीं सपना नहीं देख रहा, मैं कहीं ना कहीं सच में ही हो रहा है। लेकिन फिर कहते हैं आई वेक और स्लीप, मैं जग रहा हूँ या सो रहा हूँ। तो ये जो सिचुएशंस हैं, ये जो कंडीशंस है लाइफ में, ये पोएट के संग हुई है और पोएट हमें ऑड टू एंड नाइटिंगेल के माध्यम से हमें इस चीज़ को कन्विंस कर रहे हैं। बच्चों, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो लाइफ की रियलिटी है उससे पोएट खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। वो खुद सोचते हैं कि अब नाइटिंगेल की जो वॉइस है मुझसे बहुत दूर जा चुकी है, तो क्या मैं सपना देख रहा था या मेरी जिंदगी में ये सिर्फ एक रियलिटी में ही ये सब चीज़ें हुई है। इसी स्टेंजा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज द वर्ड फॉरलॉर्न डू? फॉरलॉर्न क्या है? हमने पहले भी आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरलॉर्न। दिस वर्ड ब्रेक्स द स्पेल ऑफ द बर्ड सॉन्ग एंड ब्रिंग्स द पोएट बैक टू हिमसेल्फ। हम क्या देखते हैं कि यह एक शब्द है, ऐसा शब्द है जो कि कहीं न कहीं बर्ड्स के जो सॉन्ग है, जब बर्ड बहुत दूर चली जाती है और कहीं न कहीं उनकी जो वॉइस है वो हमारे पोएट को नहीं सुनाई देती है, पोएट एक एकांत का अनुभव करते हैं, तो ये जो वॉइस है ये किसकी है? चिड़िया के सॉन्ग की, नाइटिंगेल के सॉन्ग की है। और यही जो पोएट है उसको वापस अपने अंदर लेके आ जाती है। तो फॉरलॉर्न में हम क्या देखते हैं कि एकांत का अनुभव पोएट कर रहे होते हैं। Here we are covering our next question. What does the poet mean by the fancy cannot cheat so well? यहाँ पे एक लाइन आई थी, the fancy cannot cheat so well हमारे पोएम में। यहाँ पे हमें यही चीज बतानी है बच्चों कि इस पोएम में पोएट क्या सेंस देना चाहता है इस लाइन को इंक्लूड करके। The poet is thrown back to reality with the jerk. हम क्या देखते हैं कि जैसे ही नाइटिंगेल की जो वॉइस होती है वो दूर चली जाती है, तो पोएट जो है वो रियलिटी की तरफ चले जाते हैं, अनुभव करते हैं कि इट्स ओके, आई एम एट प्रेजेंट नॉट इन ड्रीम, आई एम एट प्रेजेंट इन रियलिटी। इमेजिनेशन कैन नॉट कीप अ मैन अवे फ्रॉम रियलिटी फॉर लॉन्ग। और यह भी पोएट मानते हैं कि किसी भी चीज़ की कल्पना करना अलग चीज़ होती है, कल्पना कर लेने भर से हम अपनी रियल लाइफ से ज़्यादा दूर नहीं जा पाते हैं। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे इसी स्टेंजा के ऊपर बेस्ड ले रहे हैं। Whom does the poet bid farewell and why? यहाँ पे फेयरवेल मीन्स विदाई। यहाँ पे जो पोएट है वो किसकी विदाई महसूस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? बच्चों आंसर देते हैं, आंसर का मैं हमेशा आपको यही पैटर्न बताती हूँ कि हमें आंसर जो है वो क्वेश्चन में से ही चेक आउट करके लेना होता है। द पोएट बीड्स फेयरवेल टू द नाइटिंगेल। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पोएट है वो नाइटिंगेल को ही विदाई दे रहे हैं। As the music of the bird fades, its spell on the poet also shatters and he comes face to face with reality. हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे नाइटिंगेल जो है वहाँ से उड़ के दूर और दूर और दूर चली जाती है, तो उनका जो म्यूजिक है, उनका जो चहचहाना है बुलबुल का, वह भी बहुत दूर हो जाता है। इट मीन्स हमारे पोएट को बिल्कुल भी अब सुनाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि वो अब कहीं ना कहीं रियलिटी, इट मीन्स रियल लाइफ को महसूस कर रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि मुझे लगता है कि क्या ये सपना था या सच में मैं नाइटिंगेल के करीब था। तो वो वापस अपने फिजिकल जो हमारा वर्ड है उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सटेंड कर रहे हैं।
एक लास्ट क्वेश्चन इसी स्टेंजा के ऊपर बेस्ड है बच्चों। देखिए, व्हाट इल्यूजन डज द पोएट हैव इन द एंड। एक जो लास्ट में पोएट को इस स्टेंजा में एक इल्यूजन होता है, एक भ्रम होता है, तो वो भ्रम क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन आपको महसूस होता रहा है, यही हमें यहाँ पे लिखना है। ये जो रीजन महसूस हो रहा है इसी को डिस्क्राइब करना है। देखिए बच्चों, he is unable to decide whether he is awake or sleep। हम क्या देखते हैं कि कहीं न कहीं जॉन कीट्स अपने आप में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं नाइटिंगेल के म्यूजिक के ऊपर कि अरे मैंने सपने में लिया था, नींद में लिया था ये, या जागते हुए मैं इस सब चीज़ों को महसूस कर रहा था। whether what he saw was a reality or a daydream। और फिर कहते हैं कि क्या ये सच में था या मैं एक दिन में ही एक सपने का अनुभव कर रहा था। तो ये जो सपने का अनुभव करके भी हमारे पोएट ने, या फिर हम ये कहें कि रियलिटी में ये सब घटनाएं हमारे जॉन कीट्स के संग में हुई है, और जॉन कीट्स ने इस चीज़ को रियलाइज किया है, अपने अंदर महसूस करा है और एक लिरिक हमें दिया है ऑड के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट पोएम है जॉन कीट्स की, ये हम सब के लिए इंस्पिरेबल भी है और प्लस हम सबको मोटिवेट भी करती हैं कि हमें भी नेचर के करीब रहना चाहिए। इट्स ओके, नेचर पोएट है, कहीं ना कहीं फैंटेसीज भी वो लेके आते हैं, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि हमें भी तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं, होप आप इनको अपने अपने कॉपीज में लिख रहे हैं, और सबसे बड़ा प्रोसेस है लर्निंग प्रोसेस। तो आप इसे याद करिए और बार बार रिवीजन में लीजिए। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नई पोएम के साथ में, तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।